नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जो कि जल्द आपको आता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी जो है, कंपनी का नाम है ब्लैक बक। तो ये ब्लैक बक जो है, ये ट्रक ऑपरेटर एक कंपनी है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि जिंका लॉजिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इन शॉर्ट में बात करें तो ट्रक ऑपरेटर के लिए भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये एक बी टू बी ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो कि कंपनी ट्रक वालों को आपस में जोड़ती है। यानी कि ब्लैक की जो है कंपनी जो है, ये ट्रक ऑपरेटर्स की है। बात करेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल की, जानेंगे जीएमपी मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, आईपीओ का टोटल इशू साइज कितना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, और आईपीओ में अवॉइड करें या अप्लाई करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्लैक बक आईपीओ की। यानी ब्लैक बक आईपीओ जो क्या काम करने वाली है और किस फील्ड में काम करती है। तो दोस्तों, हम इस कंपनी की अगर बात करें तो ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी ब्लैक बक के नाम से, तो इसका नाम जो है जिनका लॉजिस्टिक के नाम से भी जानी जाती है। तो ये 2015 में कंपनी बनी थी। तो कंपनी का जो नाम है जिनका लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप है जो कि आपको ट्रक ऑपरेटर्स इन द एरियाज, मतलब जो इंडिया में ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको लोकली कनेक्ट करता है। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो इसके पास टोटल ट्रक ऑपरेटर जो है 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू आउट द इंडिया। तो इनका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपको ये इंडिया में मिलेगा जहाँ की ट्रक ऑपरेटर इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इन शॉर्ट में बात करो तो ये जो है ट्रकिंग के ऑपरेशन डिजाइन करने में मदद करता है। यह कंपनियों के जो ट्रक होते हैं उनके बीच में मैचिंग कराती है, वो करता है। ब्लैक बक जो है वो ट्रकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में मदद करता है। इंश्योरेंस हो गया, या पेमेंट हो गया, या फाइनेंशियल सर्विसेज को जो सपोर्ट करना है वो करता है। और ब्लैक बक जो है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, फास्टैग, फ्यूल का, इन सब का ए टू जेड का पूरा वो रखता है। अगर 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास जो टोटल ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू है, यानी जीटीवी है, वो तकरीबन 1,73,961 मिलियन पेमेंट इन्होंने अभी तक कर चुके हैं। वहीं अगर 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास मंथली एवरेज जो है वो 3,56,000 के लगभग का है एक्टिव जो है इसके पास टेक्नीशियन डिवाइसेस है। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके पास काफ़ी बड़ा स्कोप है, यानी टोटल वैल्यू जो है उसकी वो 1,96,788 मिलियन के लगभग है। तो काफ़ी बड़ा ब्रॉड नेटवर्क है। वहीं 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी जो ऑफरिंग करती है वो करती है व्हीकल फाइनेंस को भी ऑफर करती है, कस्टमर को दे चुकी है। और इसका अगर पैन इंडिया में देखेंगे तो तकरीबन 48 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 7 स्टेट में ये दिखाई देगी। तो उसके अलावा मतलब 7 स्टेट में है और 48 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल ट्रैक ऑपरेटर काम करता है। वहीं बात करें तो वाइल्ड नेटवर्क है, इसके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जो कि ट्रक ऑपरेटर को जोड़ता है एक दूसरे से। और 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसके पास काफ़ी अच्छा है, 9 से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। उसके अलावा न्यू ऑफरिंग है इसके पास, एड्रेसिंग मार्केट गैपेज एंड फुलफिल कस्टमर नीड। जो कस्टमर की नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल बेहतर तरीके से कर सकता है, ये इसके पास कैपेसिटी है। उसके अलावा देखिए तो स्ट्रॉन्ग मल्टी चेन सेल्स नेटवर्क इसके पास अवेलेबल है, जो कि इफेक्टिव सेल्स एंड सर्विसेज स्ट्रेटजी जो है प्रमोट करता है अपने कस्टमर को एक्सेप्टेंस देने के उद्देश्य से। उसके अलावा देखेंगे तो हाई ग्रोथ बिजनेस है इसके साथ, उसका ऑपरेशन लेवल और हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी इसके साथ इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पास एक्सपीरियंस जो है मैनेजमेंट टीम अवेलेबल है। तो इस बेस पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जहां कंपनी की स्ट्रेंथ हमें पता लगती है। और ये अपने आप में ही एक की कंपनी है, मतलब इंडिया में मुझे लगता है कि सिंगल ऑपरेटर ही होगा जो कि ऑनलाइन ट्रक प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और देश में कितने ट्रक चलते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितने ट्रक चलते हैं, तो उनकी क्या वैल्यू है, यानी लगेज को, सामान को इधर से उधर ले जाने में, और कितना अहम भूमिका निभाते हैं ये सारे ट्रक। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है, और उससे पता लगे कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी नहीं है। तो कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल प्रेजेंट किए हैं वो 3 साल के किए हैं, यानी 22, 23 और 24, और एक क्वार्टर का जो प्रेजेंट दिया है वो है 30 जून 2024 तक का अपडेट है। अगर एसिड देखें 30 जून 2024 तक के तो कंपनी पे 629 करोड़ के हैं। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ कंपनी पे आपको दिखाई देंगे 98 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी पे है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी पे 32 करोड़ के लगभग का दिखेगा। नेटवर्थ कंपनी की 344 करोड़ के लगभग की दिखेगी। वहीं रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 339 करोड़ के लगभग का दिखेगा, और 161 करोड़ के लगभग का बोरिंग यानी कि उधारी डेप्थ है कंपनी पे। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें अगर एसिड की तो 899 करोड़ था 22 में, 23 में 654 करोड़, और 24 में भी 654 करोड़ हुआ, यानी कि थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया 22 से 23 में, पर 23 से 24 में कोई ग्रोथ नहीं है और कंपनी रही है सीधे एवरेज में। रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ भी 156 करोड़ था, फिर 195 और 316 करोड़ दिखाया, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू पीस पे देखने को मिली है। लेकिन एसिड की अगर हम बात करें तो वहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को मिला है।
वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा ही माइनस रहा है, -284 करोड़, -290, -193 करोड़, और इस क्वार्टर का सिर्फ 32 करोड़ प्लस में दिख रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी तक इसने कोई भी पिछले 3 साल में प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। यानी कि शुरू में 300 करोड़ के लगभग का माइनस में था, फिर 300 करोड़ और अब 193 करोड़ रहा। मतलब 3 साल में कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं किया। नेटवर्थ कंपनी की 585 करोड़ थी 22 में, घट के हो गई 352 करोड़ 23 में, और 24 में 311 करोड़। यानी नेटवर्थ ईयर बाय ईयर डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है। ये भी एक कंसर्न एरिया बना हुआ है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के 377 करोड़ थे, घट के 66 करोड़ रह गए 23 में, फिर 311 करोड़ हो गए 24 में बढ़ के, और अभी 339 करोड़ के लगभग हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड है कि कंपनी पे रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं। डेप्थ की बात करें तो 199 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया, घट के हो गया 165 करोड़, फिर 173 करोड़ थोड़ा सा बढ़ा, और अब फिर घट गया 161 करोड़। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उधारी कंट्रोल में है, फिर भी छोटा सा कंसर्न बनता है क्योंकि उधारी कंपनी पे देनदारी बन रही होती है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न एरिया होता है। लेकिन उधारी जो है वो काफ़ी कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है। कंपनी कैश रिच है क्योंकि रिजर्व और सरप्लस कंपनी पे ज्यादा है। यानी 330 करोड़ के लगभग के 340 करोड़ के लगभग के रिजर्व सरप्लस के एवज में सिर्फ 161 करोड़ का उधारी है, देनदारी। तो कंपनी जब चाहे तब इस बोरिंग्स को खत्म कर सकती है। यानी कि कैश रिच कंपनी कह सकते हैं, जहां की कंपनी पे डेप्थ यानी कि उधारी से ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व कैश रखा हो। लेकिन और पैरामीटर में अगर आप देखें तो वहाँ कंपनी का कंसर्न एरिया बनता है, जहाँ की अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया है। तो ऑन एवरेज आप फाइनेंशियल फंडामेंटल बोल सकते हैं, फाइनेंशियली कंपनी जो है एवरेज है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है और अच्छी भी नहीं कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि जहां कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी कंपनी खुद पिछले 3 साल में कुछ लेके नहीं जा रही है अपने पॉकेट में, तो फिर इन्वेस्टर को क्या ही देने वाली है। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल है वो 4,817 करोड़ के लगभग का है। आरओई की बात करें यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो वो 9.39 है, यानी 10% के लगभग है, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो सिर्फ 1.50 है, बहुत ही लोअर ट्रेंड में है, मतलब 1.50। एटलीस्ट इसको भी 15 से ऊपर रहना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही लीस्ट पोजीशन में है, आरओई या फिर आरओसी, दोनों की बात करें। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा सिम्टम दिखाई दे रहा है, 0.47, यानी हमने बोला था कि थोड़ा कंसर्न नहीं है, बिकॉज 1 से नीचे होता है तो कंसर्न नहीं होता है। और डेब्ट टू इक्विटी तो वैसे भी अच्छा है कंपनी में, क्योंकि रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं, तो डेब्ट टू इक्विटी कोई कंसर्न एरिया नहीं बनता है। R1W की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो 9.39 है, ये भी अगेन 15 से नीचे है, तो एक कंसर्न एरिया है, पर ठीक है। लगभग आरओई और R1W तो ठीक ठाक है, लेकिन आरओसी काफ़ी कम है। उसके अलावा कंपनी की ईपीएस देखें तो वो माइनस में चल रहा है, और पी रेशियो की बात करें तो वो भी माइनस में है, -22 है, और आईपीओ के आने के बाद 37 रह जाएगा। तो यहाँ सारा ही कंसर्न नजर आ रहा है अगर वन शॉट में देखा जाए तो फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी वीक नजर आ रही है, यानी फाइनेंशियली तो थी पर फंडामेंटली भी हमें वीक नजर आ रही है। तो दोनों ही पैरामीटर में कंपनी वीक है। तो यहाँ जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी सोचना पड़ेगा, डिसीजन तो उन्हीं का ही है, पर उन्हें देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि फाइनेंशियल जो पिछले 3 साल में कंपनी ने अगर अपना प्रॉफिट नहीं निकाला है तो फिर इन्वेस्टर का प्रॉफिट कैसे बनेगा, ये एक बड़ा कंसर्न बनता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपनी इस ऑब्जेक्टिव को लेके क्यों आई, यानी इस आईपीओ को लेके क्यों आई है। तो आप देखेंगे कंपनी को फंडिंग टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट के लिए चाहिए, यानी कंपनी को अपना सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए। इन्वेस्टर इन ब्लैक बक फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी सब्सिडरी जो है उसके लिए चाहिए, फाइनेंशियल जो है उसको पैसा देने के लिए चाहिए, यानी कि कैपिटल मीट फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। फंडिंग फॉर एक्सप्लेनेटर अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी इसको फंडिंग की आवश्यकता है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो मतलब कुल मिला के जो है थोड़ा बहुत इन्हें अपना जो है डेप्ट उधारी जो चुकाई है वो कम करना है, थोड़ा बहुत न्यू सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए इन्हें पैसा चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए पैसा चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की वजह से ये लेकर इसे आई है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है, बिकॉज इंपॉर्टेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट जो है 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आईपीओ आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी 13 से 18 रहेगा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ने की वजह से और आगे तक बढ़ रहा है। तो इस टाइप से आपको 2 डेट में दिखाई देगा, यानी 13 से 18 नवंबर के बीच में। फेस वैल्यू कंपनी ने रखी ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 259 से 273 रुपीज़ है, यानी कट ऑफ प्राइस यूज़ करना पड़ेगा आपको 273 रुपीज़। एक लॉट में आपको 54 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1114 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 550 करोड़ के लगभग का जो है फ्रेश इशू है, और रेस्ट जो बचा है 564 करोड़ रुपए वो ऑफर फॉर सेल है, यानी दोनों जगह 50-50% कंपनी ने डिवाइड किया है। एम्प्लॉय के लिए ₹25 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है, और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये एनएससी बीएससी दोनों पे आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है तो दोनों में ही दिखेगा।
वहीं बात कर लें अगर कैटेगरी वाइज की कितना कितना अमाउंट है, तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 54 शेयर मिलेंगे 14,742 रुपये, मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 702 शेयर मिलेंगे 1,91,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एच मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे 756 शेयर मिलेंगे 2,06,388 शेयर रुपये आपको पे करने हैं। वहीं मैक्सिमम आप स्मॉल एच में 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 9,27,714 रुपये पे करने पड़ेंगे। बिग एच की बात कर ले तो बिग एच में जो आपको मिनिमम जो है लॉट अप्लाई करना है वो 69 लॉट अप्लाई करेंगे, 68 लॉट, जिसके लिए 3,672 शेयर आपको मिलेंगे और 10,02,456 रुपये आपको इसके लिए पे करना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर्स की, प्रमोटर कौन इसके होने वाले हैं दोस्तों। तो जो कंपनी के प्रमोटर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो कंपनी की जब हम प्रमोटर लिस्ट देखते हैं तो जो इसके संस्थापक आपको दिखाई देंगे यानी मेन प्रमोटर हैं वो राजेश कुमार जी हैं। तो राजेश कुमार नायडू जी हैं, याम्बा जी चाणक्य हैं हृदय, और राम सुब्रमण्यम बालसुब्रमण्यम जी इसके आपको देखने को मिलेंगे। वहीं शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर प्री इश्यूएंस जो है 32.91% ही है, यानी ऑलरेडी 70% 69% के लगभग पहले से डाइल्यूट हो चुकी है। और इस आईपीओ का आने के बाद सिर्फ 27% ही प्रमोटर के पास हिस्सेदारी रह जाएगी। तो ये भी एक बड़ा रिस्की क्राइटेरिया है, जहां इन्वेस्टर को ये पता लगे कि इस इशू के आने के बाद केवल 27% ही जो है होल्डिंग इनके पास रह जाएगी प्रमोटर्स के पास। ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। वहीं रिजर्वेशन चार्ट की अगर हम बात कर ले तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने 75% का पोर्शन रखा गया है, यानी काफ़ी बड़ा पोर्शन क्यूआईबी के लिए है। जैसे कि एज यूजुअल सारे आईपीओ अभी तक जितने आए उनमें सब में यही हो रहा है। रिटेल के लिए सिर्फ 10% का रखा गया है, यहाँ भी सेम यही है, रिटेल के लिए 10% और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो अभी तक जितने भी आईपीओ नवंबर मंथ में आ रहे हैं कोइंसिडेंटली सब में ही 10% का रिटेल का कोटा रखा जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मोस्टली आईपीओ में। अब बात कर लेते हैं जीएमपी मार्केट की, यानी कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है। तो ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड तो बहुत अच्छी तो नहीं है। अगर आप देखेंगे ब्लैक बग आईपीओ की तो 273 रुपये के लगभग का प्राइस बैंड आपको दिखेगा, और जो जीएमपी है वो 24 रुपये के लगभग पर ट्रेड कर रही है। यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो दिखा रहा है 297 रुपये के लगभग दिखा रहा है कहीं हद तक, यानी 8 से 9% के लगभग का आपको लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है अभी तक। तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। फायर रेटिंग 2 की बनी हुई है, 1,114 करोड़ का टोटल इशू साइज है। 54 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 15 नवंबर को ओपन हुआ था, 13 नवंबर को ओपन होगा और 18 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। 19 नवंबर को आपको अलॉटमेंट पता लगेंगे और 21 नवंबर को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी दोनों पे। अभी तक देखें तो ओनली 10% का ही लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जो कि काफ़ी कम है और हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं और मार्केट निगेटिव में ट्रेंड कर रहा है, कभी निगेटिव और कभी पॉजिटिव में जाता है, उस हिसाब से जो है ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी घट बढ़ रही है, तो काफ़ी रिस्की बन रहा है। यानी कि हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें लगे कि हम थोड़ा सा श्योर हैं। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे नहीं है, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल के देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म में भी हमें थोड़ा सा जो है करना पड़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी कंपनी जो है पिछले 3 साल से लॉसेज में है, कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। रेवेन्यू भी कंपनी को काफ़ी डिक्रीजिंग झेलना पड़ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न एरिया बना हुआ है। सो मुझे लगता है अभी कि वेट और वॉच करना चाहिए और हमें डे 1 के सब्सटेंशियल स्टेटस के बाद ही कुछ अप्लाई करने के लिए सोचना चाहिए कि हमें अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, स्पेशली फॉर जो लोग लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना चाहते हैं। बट लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो आपके सामने सारा कंपनी का प्रो और कॉन्स आपके पास हैं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपको क्या अप्लाई करना है नहीं करना है। पर कंपनी का सेक्टर काफ़ी यूनिक सेक्टर है, तो ग्रोथ के चांसेस ये बन रहे हैं, लेकिन आगे कितने बनेंगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेनें बन रही हैं या फिर जिस हिसाब से इंडिया में और भी डेवलपमेंट चल रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, या फिर जिस हिसाब से अभी प्रोजेक्ट निकल रहा है कि जिसमें आप जो है वो पानी के थ्रू जो है शिपयार्ड के थ्रू डिलीवरी देने वाले, तो ट्रकों का स्कोप आगे कितना रहता है कितना नहीं कोई कुछ नहीं बोल सकता है इसमें। तो अभी हमें लगता है कि अभी हमारे क्राइटेरिया को भी मैच नहीं कर रहा है। जहाँ 20 से 30% का हमारा लिस्टिंग गेन बनता है वो भी नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे तो हम लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी 90% तो अवॉइड ही करके चलना है इसको। बाकी आगे देखते हैं, अगर जो भी होगा तो डे 1 के सब्सक्रिप्शन या डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस में आपको अपडेट करेंगे, सो दैट कि आप अपना डिसीजन ले पाए। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं किया जाता है। ये सारे वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, सो दैट कि आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाए। यहाँ हम कंपनी के फाइनेंशियली फंडामेंटल की बात करते हैं, यहाँ कंपनी के प्रो और कॉन्स बताए जाते हैं, यहाँ कंपनी की हम बात करते हैं जीएमपी मार्केट में क्या ट्रेड कर रहा है, सो दैट कि आपको एक ओवरव्यू देते हैं जो आपको डिसीजन लेने में एक हेल्प कर सके। बस यही एक हमारा मकसद होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।